आज तो मैं कुछ और बताना चाह रहा था बट एट द 11th आवर सुकृति जी ने कॉल किया कि पीपल वांट टू नो अबाउट द डेंगू फीवर जो अभी इंडेमिक है और लॉट ऑफ थिंग टू टॉक अबाउट द डेंगू फीवर। और हमारे यहाँ बिहार में भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं एवरी डे इन हॉस्पिटल, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वी से see 4 or 5 patients are admitted every day, and even in my clinic I see 1 or 2 patients every day of dengue fever. अगर डेंगू फीवर की बात करी जाए बहुत सरल शब्दों में, तो डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है। इसकी एक फैमिली होती है फ्लेवी वायरस, और इसके 4 सब टाइप होते हैं: डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 एंड डेंगू 4। ये वायरस है और इसको वेक्टर बॉर्न डिजीज बोला जाता है। वायरस अगर आपके शरीर के बाहर है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसे कोई ना कोई वाहक होता है उसका, जो ले जाता है आपके शरीर तक पहुंचाता है। ठीक है ना। और इसके वेक्टर हैं एडीज मॉस्किटो, एडीज एजिप्टाई एंड अल्बोप्टिकस। ये 2 मच्छर हैं जिसको टाइगर मॉस्किटो भी बोला जाता है ना। काले मच्छर होते हैं इसके, इनके शरीर पे सफेद धारियां होती हैं, इसलिए इनको टाइगर मॉस्किटो बोला जाता है। एंड यूजुअली दे डू नॉट फ्लाई मोर देन 20 feet हाइट। इससे ज्यादा ये उड़ते नहीं हैं। एंड दीज फ्लाइज मॉस्किटो आर डे बाइटर, ये दिन में ही बाइट करते हैं। जो नॉर्मल मच्छर हैं वो रात में काटते हैं, और ये इन मच्छरों की खूबी ये है कि ये दिन में काटते हैं, डे बाइटर। एंड यूजुअली वी यूज व्हेन वी रिटायर इन बेड, जब हम लोग बिस्तर में आराम करने जा रहे होते हैं दिन में, तो मच्छरदानी की जरूरत, मॉस्किटो नेट की जरूरत हमें नहीं लगती है इन यूजुअल डे। और हम लोग रात में मॉस्किटो नेट की यूजुअली यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। सो माइंड इट, इट इज डे बाइटर। और ऐसा नहीं है कि ये मच्छर ने काट लिया और आपको डेंगू हो जाना। जब ये मच्छर डेंगू वायरस को अपने शरीर में लिए हुए होएगा, और इसके शरीर में कहाँ से आएगा? इसके शरीर में आएगा जब ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन, जो पेशेंट जिनको डेंगू फीवर हो रखा है, जब वो बाइट करते हैं और ब्लड को सक करते हैं, तो अपने शरीर में ये मच्छर वायरस को ले आते हैं। और जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को बाइट करेंगे, तब उनके शरीर में ये वायरस जाता है। तो इस तरह से ये बीमारी फैलती है। प्रायः ये बारिश के दिनों में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि मच्छर का पनपना बारिश के दिनों में ज्यादा होता है। और ये चलते हुए पानी में मच्छर ग्रो नहीं करते हैं, ये ठहरे हुए पानी में ग्रो करते हैं, जहां पानी रुका हुआ है। जैसे हमारे घर में आप एसी कूलर इस्तेमाल करते हो। आई डोंट थिंक आज के डेट में किन्हीं के यहाँ कूलर है और एसी ना हो। ऑलमोस्ट ऑल पर्सन, अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग एफ्लुएंट हो चुके हैं, सबके पास पैसे हैं। तो आप जो कूलर और एसी रखते हो, उसमें जो पानी जमा रहता है, उसमें ये मच्छर पनपने लगते हैं। आपकी छतों पे जो पुराने टायर या बर्तन पड़े होते हैं, जहां पर पानी जमा होता है, तो ये ठहरे हुए पानी में ये मच्छर अपनी आबादी बढ़ाते हैं। बहते हुए पानी में, फ्लोइंग वाटर में, ये अपनी आबादी नहीं बढ़ाते हैं। तो हमने इस मच्छर को पनपने का जगह अपने घर में ही दे रखा है ना। तो ये और डब्ल्यूएचओ ने लगभग बताया कि 128 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड जहां पर ये इंडेमिक बीमारी है। एंड लगभग 7 more than 700 billion people are in the world, and more than 300 billion people are at the risk of this infection। ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और प्रति वर्ष लगभग 100 to 400 million people, लोगों को ये इन्फेक्शन होता है। और मलेरिया के बाद 3 कॉमन इन्फेक्शन अगर मैं कहूं, तो एक प्रोटोजुअल, एक वायरल, 2 वायरल। सबसे कॉमन मलेरिया के बाद सबसे कॉमन इन्फेक्शन अगर देखने को मिले एशिया में, और सबसे ज्यादा एशिया में होता भी है, 70% डेंगू केसेस आर सीन इन एशियन कंट्रीज।
पूरी दुनिया में जितने डेंगू के केसेस होते हैं उसमें 70% से ज्यादा आपको एशियन कंट्री में डेंगू फीवर देखने को मिलता है ना। जानकारी बचाओ है, मैं बार बार बोलता हूँ लोगों को, आई एम हियर फॉर अवेयरनेस। और आप जान पाएंगे तो अपने को बचा पाएंगे, नहीं जानेंगे अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं और काल के गाल में जाते रहते हैं एंड वी लूज आवर लाइफ। तो जानकारी ही बचाओ है। तो सबसे पहले मच्छरों का पनपना ही ना हो, जो डेंगू ना हो। मेन तो ये है कि जो ठहरा हुआ पानी है उसको ना रुकने दें। कई बार हम लोग गमलों में भी ज्यादा पानी करके रखते हैं कि हाँ ठीक है पानी जमा हुआ रुका हुआ है, वहां मच्छर पनपने लगेंगे, है ना। सो डेंगू फीवर 4 सीरोटाइप है इसके, डेन 1, 2, 3, 4। एक बार अगर आपने एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ तो आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है। अगर इसी वायरस के स्ट्रेन से अगर दोबारा आपको बाइट हो रहा है, आपके शरीर में ये स्ट्रेन जा रहे हैं, तो आपको कुछ ना होना है, नथिंग विल हैपन टू यू। और अगर एक स्ट्रेन से हुआ और दूसरी बार दूसरे स्ट्रेन से अगर आपको इन्फेक्शन होना है, तो वहां पेशेंट को ज्यादा तकलीफ होने की संभावना रहती है। ठीक है ना। और मच्छर, ऐसा नहीं कि आज मच्छर ने काटा और आपको आज से लक्षण आना है, इसकी एक इनक्यूबेशन पीरियड होती है। यानी एक खास समय, आज मच्छर ने, जो इन्फेक्टेड डेंगू मॉस्किटो है उसने आपको बाइट करा, उसके 7 से 10 दिन के बाद ही आपके शरीर में इसके लक्षण आने शुरू होते हैं। वो क्या लक्षण होते हैं, उससे पहले मैं डेन 1, 2, 3, 4 की बात कर रहा था। अगर डेंगू 1 से आपको बाइट हुआ है और दोबारा फिर डेंगू 1 वायरस से ही अगर आपके शरीर में वो जा रहे हैं, तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन चुकी होती है, तो आपको दोबारा कुछ ना होना है। लेकिन अगर डेन 1 स्ट्रेन से आपके शरीर में डेंगू फीवर आया और अब की बार आपको डेन 2 से अगर हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है ओवर रिएक्ट करती है और यहाँ पर आपको कैटास्ट्रॉफ होने के चांसेस रहते हैं, ज्यादा खतरे के चांसेस। वो क्या खतरा हो सकता है उसके बारे में आगे मैं बता रहा हूँ। तो क्या लक्षण आते हैं पहले इसको जान लें। डेंगू को 3 तरह के फीवर में बताया गया, ठीक है। WHO ने 1997 में पहले बताया कि डेंगू फीवर 3 तरह के हो सकते हैं। डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। अगर ये जानकारी आपको या आपके परिवार में हो जाए तो आपको तब ये पता होगा कि कब आपको पैनिक में आना है, कब आपने पैनिक नहीं आना, रिलैक्स रहना है, बस वेट एंड वॉच करनी है। जानकारी ही बचाव है। डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम उन्होंने 1997 में बताया। फिर 2007 में वो दूसरी चीज, 2009 में दूसरी चीज लेकर आए और वो बता रहे हैं डेंगू फीवर विदाउट वार्निंग साइन, विथ वार्निंग साइन एंड सीवियर डेंगू। बातें वही है, अलग अलग तरीके से उन्होंने कहने की कोशिश की। डेंगू फीवर विदाउट वार्निंग साइन, विथ वार्निंग साइन और सीवियर डेंगू, बातें वही है सब। तो मैं इसको बहुत आसान तरीके से सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। जब डेंगू फीवर का वायरस आपके शरीर में आ गया, इंक्यूबेशन पीरियड यानी एक खास समय के बाद लक्षण आने शुरू होते हैं, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। 7 से 10 दिन के बाद लक्षण आना शुरू होता है और वो लक्षण होता है बुखार आना, तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना। ये ज्यादा लक्षण, ये कॉमन लक्षण है जो आते हैं बरसात के समय में। अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, अचानक से बहुत तेज बुखार आए, जाड़ा भी लग सकता है, चिल्स बोलते हैं इसको, उसके साथ सिर में दर्द, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, इवन कॉन्जक्टिवाइटिस, आंखों के पीछे, आंखों में लाली आ सकती है, गले में खराश हो सकती है, सोर थ्रोट भी हो सकता है। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं सिंपल डेंगू फीवर। और मैं आपको बता दूं कि वायरस का इन्फेक्शन हुआ
तो 100 लोगों में 80 लोगों में कोई लक्षण आते भी नहीं है। 80% लोगों में कोई लक्षण आते भी नहीं है। किनको लक्षण नहीं आते हैं? जिनकी इम्यूनिटी बेहतर है। और ये इम्यूनिटी कम कैसे होती है और अच्छी कैसे होती है? जो स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीते हैं उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। एक मैं साइंटिफिक स्टडी बताऊं, आपके शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, और मैं यहाँ भी बताऊंगा डेंगू में इम्यूनोग्लोबुलिन जांच की जाती है, MNIgG। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर लिखते हैं NS1 एंटीजन, दैट इज नॉन स्ट्रक्चरल 1 एंटीजन, एलाइजा टेस्ट से करते हैं, एंड IgM IgG ऑफ डेंगू फीवर कराते हैं। वेयर व्हाट इज दिस IgM एंड IgG? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आपके बॉडी में कोई भी वायरस और बैक्टीरिया जब इंटर कर रहा होता है तो आपकी बॉडी में 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन है, और जो आपकी एंट्रेंस की सरफेस है, नेजल म्यूकोसा और GI म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसा, वहां पर IgA बहुतायत मात्रा में रहती है। और एक स्टडी देखी गई कि यार आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा रहता है, तो IgA लेवल काफी कम रहता है, यानी आप इम्यूनिटी को खुद ही कम कर रहे हो, है ना। कॉर्टिसोल कैसे बढ़ता है? स्ट्रेस की वजह से। मैंने पहले भी बात की है, कई बार बात की, और आगे भी मैं बात करता रहूंगा। स्ट्रेस बढ़ने से कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ना शुरू होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और IgA लेवल कम होता है। और ये IgA आपके नेजल और ओरल म्यूकोसास में होते हैं और आपके ब्लड में होते हैं जब कोई फॉरेन मटेरियल लाइक पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड वायरस, बहुत सारे ऐसे वायरस बैक्टीरिया जो आपके फ्रेंड भी हैं, फ्रेंडली हैं, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, 100 ट्रिलियंस माइक्रोबायोटा इन योर गट, जो आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया है मोस्टली। तो जब इंट्रूडर्स, इन्वेडर्स आपके बॉडी में जाते हैं तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन दिस प्ले रोल, और इम्यूनोग्लोबुलिन तो आपने पहले से कर रखा है, इसलिए आपको लक्षण आते हैं। जिनको लक्षण नहीं आते हैं वायरस घुसने के बाद भी, इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी बेहतर है ना। और इम्यूनिटी हमारी वेन भी करती है एज के साथ। उम्र बढ़ गई, डायबिटीज है, कैंसर है, क्या कीमोथेरेपी पे हो, स्टेरॉइड की गोलियां ले रहे हो, बहुत सारे कारण है। इम्यूनिटी और स्ट्रेस तो बिगेस्ट फैक्टर है। तो लक्षण मैंने बताए, बुखार आना हो सकता है, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द और असहनीय दर्द। दर्द बहुत ज्यादा होता है जोड़ों में, जिनको आता है बहुत ज्यादा पेन होता है। मांसपेशियों में दर्द, थकान होती है, आंखों में लाली आ सकती है, और कभी कभी स्किन के नीचे लाल लाल दाने जैसे आ सकते हैं। लाल चट्टे का आना, जिसको पिटिकी बोलते हैं, ये आते हैं जब आपके बॉडी में प्लेटलेट कम होने लगते हैं। और याद रखिएगा कि डेंगू फीवर का नॉर्मल कोर्स होता है, ये 8 दिन तक बुखार रह सकता है। 8 दिन के बाद बुखार, यूजुअली वायरल फीवर इस फीवर में नहीं आता है। 8 दिन तक मैक्सिमम बुखार परसिस्ट करता है, और जितने दिन तक बुखार आ रहा होता है उतने दिन तक प्लेटलेट गिरने की संभावना होती है। और एक बार बुखार आपका चला गया, व्हाटएवर, ये अगर आपका 4 दिन में ही चला जा रहा है तो उसके बाद आपके प्लेटलेट खुद ब खुद बढ़ने शुरू हो जाएंगे। याद रखेंगे, जितने दिन तक बुखार आती है उतने दिन तक प्लेटलेट गिरने की संभावना रहती है, और जैसे ही आपकी फीवर चली गई आपका प्लेटलेट खुद ब खुद इंप्रूव करना शुरू कर देता है। इसमें ये कोई ये बकरी का दूध और ये कोई दवाई और ये कुछ भी काम ना कर रहा होता है, आपकी बॉडी खुद ब खुद प्लेटलेट बढ़ा रही होती है। आपके बोन मैरो में प्लेटलेट बनने की जगह है वो बना रही होती है ना। और याद रखेंगे, वायरस जो जाता है तो बॉडी एक इम्यून रिएक्शन देती है, और बॉडी टेम्परेचर इसीलिए बढ़ाता है कि उसे किल करना है, उसे खत्म करना है, उसको बॉडी से मार पीट कर बाहर करना है, बॉडी इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाती है। प्लीज, बहुत सारे लोग कहेंगे एलोपैथिक डॉक्टर हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। मैं बहुत सारी बुक पढ़ चुका हूँ नेचर क्योर की, एंड रेफरेंस वहीं से है। बॉडी टेम्परेचर, तापमान क्यों बढ़ाती है? अपने लैब में जो साइंस के बैकग्राउंड से होंगे और स्कूल में हर देखा होगा कि लैब में आप इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करते हो। स्टेरलाइज क्यों करते हो? टू डिसइंफेक्टेंट, है ना, डिसइंफेक्शन के लिए। यानी माइक्रोब्स होंगे उस पे, या आप देखे होंगे जो सर्जरी के लिए जाते हैं तो सर्जन डॉक्टर्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करते हैं,
डिसइंफेक्शन, तो उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया कोलोनाइज ना। तो वैसे ही प्रैक्टिकल क्लासेस में, इंटरमीडिएट जो साइंस और ग्रेजुएशन में साइंस बैकग्राउंड होगा, इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करते हैं। वैसे ही बॉडी में जब पैथोजेंस घुसते हैं, इंट्रूडर्स और इन्वेडर्स, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आइडेंटिफाई अमंग ऑल। आपके बॉडी में बहुत सारे माइक्रोब्स ऑलरेडी हैं, नेसल म्यूकोसा में, ओरल म्यूकोसा में, आपके जीआई ट्रैक्ट में, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में नॉर्मल कॉमेंसल बैक्टीरिया और ऑलरेडी देयर, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इट इज माय फ्रेंड। और जब आपके बॉडी में पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस घुसते हैं, तो बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि यस, इट इज माय एनिमी, इट इज माय फो। तो उसको हटाने के लिए बॉडी का इंटेलिजेंस और टेम्परेचर का रेगुलेशन सेंटर होता है आपके ब्रेन में, हाइपोथैलेमस, दे रेगुलेट एंड दे रेज द टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर रेज करते हैं, और इस कदर ही रेज करते हैं कि जिस टेम्परेचर पे वो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस मोस्टली वो स्टेरलाइज हो जाए, खत्म हो जाए, उनको किल कर पाए। और हमारी इंटेलिजेंस क्या कहती है, भैया ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बुखार आ गया, चलो इसको खत्म करो। जब आपने कोई एंटीबायोटिक ली बाहर से और उस दवाई के सहारे से उस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की, तो बॉडी का इंटेलिजेंस आपने क्या कर दिया, रोक दिया। बॉडी के इंटेलिजेंस ने डिसीजन लिया था कि भैया इतना टेम्परेचर लेकर जाऊंगा, और इसमें ये वायरस और बैक्टीरिया जो भी आए हैं, दैट विल वेनिश, तो खत्म हो जाना है। बट यू हैव टू गिव प्रॉपर इन्वायरमेंट। और बॉडी जो ये टेम्परेचर रेज करता है, यानी वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा है, और इन्फ्लेमेशन कम होती है 48 से 72 घंटे में, अगर शरीर को कुछ ना दिया जाए। और ये बैक्टीरिया, वायरस भी आपकी बॉडी में जाते हैं, तो आप ही की एनर्जी लेकर, वटेवर वो ग्लूकोज कह लीजिए और जो भी, वो एनर्जी लेकर वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। एक तो आपने बॉडी की इंटेलिजेंस को कम कर दिया, और उसके बाद उसको एनर्जी भी दे दी कि भैया तू बढ़ ले मेरे बॉडी में, तो बढ़ जा जितनी मर्जी हो, आई एम हियर टू फीड यू। सो द नेचर क्योर प्रिंसिपल सेज in you acute healing crisis or acute diseases, if you feed yourself, that means you are not feeding your body, you are feeding the pathogens, you are making a strong that disease। जो डिजीज आपके शरीर में आई है, उसको और मजबूत करने जा रहे हैं। उसको बोल रहे हो आप रुक जाओ थोड़े दिन, और मेरी शरीर में जितनी तबाही मचानी है मचा के जाना। सो यू आर नॉट फीडिंग द बॉडी, यू आर फीडिंग द डिजीज। मैंने यहाँ पॉज लिया है, एंड आई कैन गिव द रेफरेंस ऑफ दैट बुक। मेनी पीपल आर टॉकिंग कि WHO तो ऐसी बात नहीं करती है, मेडिकल साइंस तो बात नहीं करती, यू आर टॉकिंग मेडिकल साइंस के अलावा। यस, इन इंडिया more than 240 different pathies are being practiced. And nature cure, the innate intelligence of your body heals from within, it doesn't need anything from outside. And that I am following for last 3.5 years, and with God grace I got new lease of life. और यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं अवेयरनेस के लिए हूँ, सिर्फ इलाज के लिए नहीं हूँ। और मैं अपने आप को हमेशा अवेयर रखता हूँ। मैं अपनी बॉडी से बात कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी मुझे जैसे गाइड करती है, एंड आई फॉलो अकॉर्डिंगली। I don't listen anyone. What I have read, what I have perceived, that I follow, and I talk with my body every moment. And the way my body guides me, I follow. So अगर आप एक्यूट क्राइसिस में, और एक्यूट हीलिंग क्राइसिस क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर क्योर, इज फीवर, कॉफ, कॉमन कोल्ड, लूज मोशन, वॉमिटिंग, हेडेक, and rashes, skin rashes. These are acute healing crisis in pure nature cure practice. और ये है इसका मतलब, body is asking you to go for fast for at least 48 hours to 72 hours. And if you delay in guiding your body for fasting, then for sure it will going to persist in your body for longer period of time, and it will complicate with time. आपको क्रोनिसिटी में जाना ही है। नो वन कैन स्टॉप योर बॉडी, बॉडी विल नॉट स्टॉप इटसेल्फ।
उसको रुकना नहीं है, उसको आगे बढ़ना ही बढ़ना। यू माइट हैव सफर्ड कि सर्दी जुकाम हो रहा है और आपने कुछ दवाइयां ली, खाते पीते रहे, उसके बाद वो साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो गया और कुछ दिन तक खांसी बनी हुई है, महीने 15 दिन, है ना, सिर में दर्द बनी हुई है, यस। और उस वही सर्दी खांसी जुकाम नजला हुआ, बुखार हुआ, अगर 48 से 72 घंटे की फास्टिंग, और दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिकल साइंस, जो ये सारी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो रही होती हैं, उस समय अगर 48 से 72 घंटे की आप फास्टिंग कर लेते हो, वाटर फास्ट, तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और सारे वायरस बैक्टीरिया को एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है, एंड दे लूज देयर लाइफ बैटल, और वही कहानी खत्म हो जाती है। जब आप टेम्परेचर को कम करते हो, यू आस्क द बैक्टीरिया जो आपके नेजल पैसेजेस में, ओरल म्यूकोसास में रहते हैं, यू आस्क देम टू ट्रिकल इनटू डाउन स्टेयर्स, नीचे चले जाओ, ब्रोंकस में चले जाओ और लंग्स में चले जाओ, और मुझे और परेशान करो ताकि मैं अस्पताल में जाकर एडमिट होकर इलाज ले सकूं। बातें अच्छी लगे बुरी लगे, बट आई एम टॉकिंग ट्रुथ, दिस इज द रियलिटी। 200 साल पुराना है एलोपैथिक साइंस। इससे पहले क्या लोग ठीक नहीं होते थे, जिनको सर्दी जुकाम, सारे मर जाते थे, सारे मर जाते थे क्यों? सर हमारे बीच में सर अभी नीतू जी हैं यहाँ पे सर। थोड़ा मेरे अपनी टॉक खत्म कर लो अगर उनके पास टाइम है तो, हाँ सर फिर ठीक है। आई विल लेट हर टू स्पीक अबाउट ठीक है सर। हर एक्सपीरियंसेस। सो डेंगू फीवर में यस, इन्फ्लेमेशन, बॉडीज की इंटेलिजेंस जिसकी वजह से फीवर आती है, ये सारे इन्फ्लेमेटरी कास्केड हो रहे होते हैं। और डेंगू फीवर में जब तक 10,000, प्लीज 10,000 से नीचे प्लेटलेट काउंट ना जाए तब तक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर 10,000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम से ऊपर भी प्लेटलेट है और आपकी बॉडी के किसी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, पखाने से खून आना, नाक से खून आना, खांसी में खून आना, या स्किन में बहुत सारे रेड रैसेस बन जाना, और तब उस समय में प्लेटलेट का काउंट कुछ भी हो, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। 80% लोगों में कोई तकलीफ नहीं आती है। डेंगू फीवर नॉर्मल फीवर की तरह चला जाता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर में हेमरेज के सिम्टम्स मिलने लगते हैं, जहां पर आपकी ब्लड जो लाइनिंग है कैपिलरीज, वहां से प्लाज्मा लीक करता है। ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक तो प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स हैं और कुछ प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो प्लाज्मा जो कैपिलरीज की वॉल है, ब्लड वेसल्स की वॉल, वो लीक करने लगते हैं, और आपके ब्लड वेसल्स से प्लाज्मा लीक करके थर्ड स्पेस में जाने शुरू हो जाते हैं, लाइक आपके लंग्स में, प्लूरल कैविटी में, और आपके एब्डोमेन गट कैविटी में, जिसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, यानी पेट में पानी आना, छाती में पानी आना, कभी कभी हृदय आवरण पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस में पानी आना, जो डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम में बदल जाता है। क्योंकि आपके ब्लड से प्लाज्मा लीक कर रहा होता है, तो ब्लड वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड प्रेशर कम होने लगती है, जिसे डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। और डेंगू शॉक सिंड्रोम को आप कह सकते हैं सीवियर डेंगू भी, और यहाँ पर मौतें होने की संभावना रहती है। और 100 लोगों को डेंगू हो, है ना, तो उसमें ओनली 2.5% पीपुल, यानी 200 लोगों में 500 लोग खतरे में होते हैं, जिन पे मौत के बादल मंडरा सकते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत पुअर रही होगी, उनमें ये डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम तक जा सकते हैं। तो आप देख लें, मोर्टिलिटी इज वेरी लेस, ओनली 2.5। तो 98% लोग क्यों हाई तौबा मचाए हुए हो, तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इट इज ओनली फियर रशिंग टू द हॉस्पिटल एंड वहां भीड़ मचाए हुए हैं, ओनली 2%। आपको अवेयर क्या रहना है कि बुखार है, बहुत ज्यादा लाल चट्टे आ रहे हैं, पैखाने में खून आ रहा है, प्लेटलेट काउंट करके देखते रहो प्रतिदिन, 10,000 से नीचे गया, यस, यहाँ पर आपको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर लोग तो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। और शुरुआत में ही बुखार आया, अगर आपने फास्टिंग की 48 से 72 घंटे की, तो उस नौबत में भी ना जाओगे, क्योंकि आप इन्फ्लामेशन को बढ़ा रहे हो। बुखार आया, आपने फास्टिंग ना करी, तो आप बीमारी को बढ़ने का मौका दे रहे हो, फीवर को लंबे समय तक परसिस्ट करने के लिए बॉडी में अलाउ कर रहे हो। मैंने कहा फीवर जब तक रुकेगी आपकी प्लेटलेट डाउन होती रहेगी।
आप पैरासीटामोल लेकर, दवाइयाँ एंटीबायोटिक लेकर बुखार उतारोगे, बॉडी चाहेगा कि फिर भैया इसको बाहर करना है, फिर से वो टेम्परेचर बढ़ाएगा, फिर से आप गोली लोगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। बुखार को लंबे समय तक अपने शरीर में रोकते रहोगे, शरीर कमजोर पड़ जाएगा। इस चक्कर में खाते पीते भी रहोगे, सुस्ते रहोगे, जो बचपन से बताई गई है हम लोगों को। ना खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। अब मैं तो अनाज पिछले 3 साल से ना खा रहा हूँ, बहुत कमजोर हो गया आप लोगों के सामने। हाँ, यस, आई लुक लीन एंड थिन। जैसा मैं 11th 12th में था, जिस वेट में, उस वेट में हूँ। मोर एनर्जेटिक। आज सुबह 7:30 बजे क्लास ली, कॉलेज में राउंड लिया 30 पेशेंट का, और क्लिनिक में 35 पेशेंट देखे, और 6-7 इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपीज की। उसके बाद फिर आपके साथ हूँ, बिल्कुल एनर्जी में भरे पड़े हुए। इसके बाद भी बहुत सारे काम। तो भाई, बुखार में अगर आप खाना अपने बॉडी को देते हो तो बॉडी को नहीं खिला रहे हो, बीमारी को खिला रहे हो, बीमारी को और भी मजबूत कर रहे हो। एक्यूट हीलिंग क्राइसिस। सो 10,000 से नीचे प्लेटलेट जाए तो वरी करने की जरूरत, अदरवाइज नो वरी। हाँ, 10,000 से ऊपर प्लेटलेट रहते हुए भी अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, ये भी नौबत ना है अगर शुरू के दिन से अगर आपने फास्टिंग शुरू कर ली तो, 72 घंटे की। हाँ, खाते रहोगे तो ये नौबत आएगी। ये नौबत आएगी तब आपको जानना है कि 10,000 के नीचे है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, 10,000 के ऊपर है और बॉडी में रेड रैसेज रह रहे हैं बहुत ज्यादा, या नाकों से, या फिर आपके मुंह से, या पखाने द्वार में, या आप फीमेल है और मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम अभी नहीं है, उसके बाद भी आपकी पीरियड आने शुरू हो गई, तो दैट मे बी ड्यू टू लो प्लेटलेट एंड ऑल। और डेंगू शॉक सिंड्रोम, अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, अगर आपके पेट में असहनीय दर्द हो रहा है, अगर आपको जॉन्डिस जैसा हो रहा है, या पीलिया बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ गया हुआ है, तो इन सब स्थिति में मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। एंड यू 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 मे नीड एंड यू शुड टेक फॉर श्योर। लेकिन ये नौबत नहीं आएगी अगर आपने शुरू में ही फास्टिंग करी तो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट फ्रॉम प्योर नेचर, प्योर पॉइंट ऑफ व्यू, यहीं पर मैं अपनी बातें खत्म करना चाहूंगा। और आपके सामने हमारे यहाँ एक पेशेंट है, क्लोज फैमिली मेंबर जैसी है, एंड आई डोंट नो दे बिलीव ब्लाइंडली एनीथिंग इन मी। उनकी फैमिली मेंबर में, क्लोज रिलेटिव्स में दूर दूर तक पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। कहीं भी कुछ होता है, इवन विथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, शी टेक्स कंसल्टेशन विथ मी। एंड जब फिजिकल मिलने की बात होती है तो आ भी जाते हैं, अगर नहीं मिल सकते हैं तो फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से भी सी टेक सजेशंस विद मी। तो उनके फैमिलीज में सिविल शेयर हर एक्सपीरियंस। उनकी फैमिलीज में डेंगू हो चुके हैं पहले, और बिना मेडिसिन के उन्होंने सपोर्ट लिया, जैसा कहा मैंने। आई थैंक हर एंड लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, सी फॉलोड माई सजेशंस। एंड बिना दवाइयों के उनके फैमिली मेंबर में डेंगू के लोग अच्छे हुए हैं। सी विल शेयर हर एक्सपीरियंस इन हर ओन लैंग्वेज, एंड हर ओन एक्सपीरियंस सी विल शेयर हियर। थैंक यू नीतू जी। अनम्यूट कर दीजिएगा पारुल को। यस सर। नीतू ठाकुर और नीतू शर्मा। नीतू शर्मा, ओके, नीतू ठाकुर। ठाकुर। ऑल राइट। नीतू जी। जी मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, बिल्कुल। जी बोलिए मैम। नीतू जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अभी आपको कुछ दिन पहले डेंगू हुआ था और आपने सर पे बहुत ज्यादा फेथ करके इसको आपने किया, नेचुरली ठीक किया। तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे सारे ऑडियंस को। थैंक यू। मैडम, मेरे साथ जो हुआ, मुझे डेंगू नहीं हुआ। मेरी बेटी छोटी वाली 2021 में कोटा गई थी, सितंबर में। 8 सितंबर को वो गई थी और 21 अक्टूबर को उसको डेंगू का लक्षण आ गया। उसने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि सो के शायद लेट से उठी होगी या रात में लेट से सोई होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो मैं क्लास जा रही हूँ। उसने कहा, मैंने कहा जाओ। सेम डे में क्लास में उसको एक वोमिटिंग टाइप का हो गया हल्का सा। और उस समय कोटा में डेंगू का 2 बच्चे 3-4 बच्चे ऐसे क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो उसको पता था कि शायद डेंगू हो रहा है।
तो वो आई क्लास से, उसको सर बोले जाओ हॉस्टल, वो चली आई रूम में, उनको फ़ोन की। संजोग ऐसा था कि मुझे इस सब चीज़ से कभी आज तक मैडम क्या कहें अपनी भाषा में पाला नहीं पड़ा था। डेंगू के बारे में मैं जानती भी नहीं थी, आज तक दरभंगा में मैंने चीज़ सिर्फ सुना था। लेकिन जहाँ पे मेरी बच्ची सिर्फ 1 महीना हुआ था गई थी, आप तो समझ सकते हैं कि माँ की क्या हालत हुई होगी। बस ख़्याल आता तो खाली बुले ही आता था, मतलब खाली बुरा ख़्याल नहीं था मेरी बेटी को क्या हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। सुनते हैं हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं बच्चे, खून चढ़ता है, ये होता है, अब क्या करेंगे। संजोग मेरे लखनऊ वाले भैया हैं, वो वहाँ पे थे, उनसे मैंने कहा कि भैया क्या किया जाए, तो कहे कोई बात नहीं। मैंने सर से सजेस्ट लिया, दिन के 1:30 बजे होंगे, तो सर ने कहा कि आप ऐसा करिए कि उसको आप एक डेंगू टेस्ट करा दीजिए। हमने कहा कि सर वहाँ पे डेंगू का है, बच्चों में हो रहा। तो सर ने कहा एक डेंगू टेस्ट करा दिए। गुप्ता पैथो लैब है वहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, उस जगह पे कोटा में, राजीव नगर में बेटी रहती थी, और वहाँ पे गई गुप्ता लैब में, तो उसको RS1 शायद सर बोले थे, वो टेस्ट कराया NS1 तो NS1 सॉरी, वो पॉजिटिव आया। सर ने कहा कुछ नहीं खाना है, कोई दवाई नहीं खाना। मैंने कहा सर बुखार तो बहुत तेज है, तो बोले बर्दाश्त कर सकती है तो करे। हम कहे सर कैसे कहें, बेटी है, बच्ची है, अभी 16-17 साल का उसका उम्र है, और बच्ची क्या करे, मुझे खुद डर हो रहा था। सर ने कहा सिर्फ यदि ज़्यादा बुखार हो तो पैरासीटामोल। तो मैंने उसको कुछ मेडिसिन दे रखे थे हॉस्टल में, तो उसके पास कालपोल था। मेरी बेटी ने, और ये थर्मामीटर भी रखी हुई थी, और बच्चे डर से नहीं आ रहे थे, मकान मालिक कैसे देखते हैं भगवान ही। खैर चलिए मेरा तो समय बीत गया। तो वो उसने एक पैरासीटामोल खाया मात्र 1 दिन, वो भी बहुत तेज बुखार था। फिर मैंने नेक्स्ट रोज सर से बात की, सर वीकनेस इसको बहुत हो रहा है, बुखार उतरा नहीं है, दूसरा दिन था, क्या करें, इसके पापा को भेज दें सर। तो सर बोले हाँ इसके पापा को आप भेज सकते हैं। फिर मैंने तुरंत इमीडिएटली टिकट कटा, वहाँ पे मतलब फ़्लाइट की व्यवस्था नहीं है कोटा में, आप ट्रेन से ही जा सकते हो पटना कोटा से। गए, नेक्स्ट रोज पहुँचे, जैसे कि संडे को हो गए हैं, मंडे को पहुँचे 12:30-1 बजे। तो बेटी मेरी एकदम तब तक लेकिन ठीक थी, इसलिए ठीक थी क्योंकि मेडिसिन उसने कुछ नहीं खाया, सर ने कोई उसको एंटीबायोटिक नहीं दिया, वो थोड़ा-थोड़ा करके पानी पीती थी, नारियल पानी उसको अच्छा नहीं लगता है, वो ऐसी बच्ची है। बोतल में पानी मैंने उसको कहा था सिरहाने भर के रखो। तो भैया को साथ करके वो प्लेटलेट्स काउंट कराए तो उसका 1 लाख से नीचे था प्लेटलेट्स। तब कंफर्म हो गए कि मतलब इसको फीवर है। दवाई कुछ नहीं दी मैडम, अपनी खुद की अनुभव बता रही हूँ। अभी नहीं, वो छोटी वाली बेटी एकदम मेडिसिन की ओर जाती भी नहीं है, कहती नहीं हम खाएंगे तो हमको उल्टी हो जाएगा। संजोग ऐसा हुआ कि सिर्फ उसने एक पैरासीटामोल या एक और खाई हो, मुझे नहीं बताया उसने। 4 दिन तक उसका फीवर हाई रहा, वीकनेस बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। खाना कुछ नहीं खाती थी, मतलब कहती थी मम्मी कंठ के नीचे दाता ही नहीं था। कॉन्स्टिपेशन का भी उसको हो गया था, कॉन्स्टिपेशन एकदम चरम सीमा पे था। टॉयलेट भी नहीं जाती थी, जब भी फीवर था तो शरीर में पानी तो उसको था नहीं। तो घूट-घूट करके सर ने कहा कि पानी उसको पीते रहने के लिए थोड़ा-थोड़ा, एक बार 1 गिलास नहीं। तो घूट-घूट पानी एक दिन में 1 लीटर शायद पी लेती होगी। भैया तो उधर थे ही, कहने लगे पापा भी गए। तब तक जब तक उसके पापा पहुँचे 3-4 दिन में, मतलब एक दिन लच्छा आया, दूसरे दिन इलाज शुरू हुआ, मतलब पता चला कि डेंगू है। तीसरे दिन उसके पापा यहाँ से निकले, चौथे रोज पहुँचे, तब तक उसका फीवर डाउन हो गया था मैडम, एकदम खत्म। ईचिंग शरीर में ईचिंग होने लगा था। तो सर ने कहा, मैंने भी नेट पे देख रही थी, और जब तक वो बीमार थी तब तक मैं गूगल पे देख रही थी क्या सब होता है, क्या होना है। तो संजोग ऐसा रहा मैडम, उसका प्लेटलेट्स जो कम हुआ जितना, उसके बाद सर ने कहा कि आप 72 घंटे में कराइए, लेकिन उसका फीवर डाउन होने के बाद उसने कहा नहीं मैं अब जांच कराने नहीं जाऊंगी, मेरा ब्लड लेता है, हम नहीं जाएंगे, टाइम नहीं है। एक दिन उसका क्लास छूटा, पापा गए, फिर उसको बेदाना का जूस जिसको बोलते हैं वो बना के दिए, या खाती थी बस। और फिर नॉर्मली जैसे एक टाइम, वो सुबह वो लोग नाश्ता नहीं करते, मेरे बच्चे सुबह में रोटी चावल कुछ भी नाश्ता नहीं करते हैं। फ्रूट वगैरह हुआ तो ली, जूस वगैरह कुछ हुआ तो हल्का फल्का, नहीं तो बस। फिर उसका वो ठीक हो गया मैडम, फिर उसने प्लेटलेट्स नहीं काउंट कराया। अब मेरी बेटी फर्स्ट क्लास है, उसका 2 दिन या 1 दिन मुश्किल से क्लास छूटा होगा। और फिर दूसरी घटना सुनिए, मेरे हस्बैंड वहाँ से आए, 7 दिन वहाँ पे रहे, मानते नहीं थे, गर्ल्स हॉस्टल था, चले जाते थे पार्क में।
अब बेटी हमको बोलती थी मम्मी पापा एकदम केयर नहीं कर रहे हैं, शायद इनको ना डेंगू हो जाए। तो आज आए हैं, वो चले वहाँ से बीफे को चले हैं, शुक्र के सॉरी बुध को चले हैं, तो बीफे के रात में यहाँ पे 2 बजे घर पहुँच गए। शुक्र के 3 बजे रात में हमको ये उठा के बोलते हैं, मैं दूसरे रूम में सोई थी, कि मेरे सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। मैंने इसका सर छुआ, मैं इनका सर छुआ, मैडम पूरा शरीर तवे की जैसे गरम रोटी बनाते उस तरीके से तप रहा था। और ये शायद बात है 2 या 3 नवंबर की, या लास्ट अक्टूबर की, 30 अक्टूबर की होगी। मेरे पास तो समय आज नहीं दिए, मतलब अचानक से ऐसा प्रोग्राम है, तो मैं प्रिस्क्रिप्शन सारा लेके बैठती। मैंने बिंदु डायग्नोस्टिक में फ़ोन किया, तो वो बेचारे सैंपल ले गए प्लेटलेट्स का, तो प्लेटलेट्स एकदम इनका था 1 लाख से नीचे। फिर मैंने सर को ये व्हाट्सएप किया, बोले कि सर ये कोटा से बेटी को देख के आए हैं। सर ने कहा NS1 फिर आप टेस्ट कराइए। NS1 आज देते हैं तो सेम डे में आपको नहीं दिया, मुझे 24 घंटे के बाद मिला। तब तक ये फीवर से एकदम बहुत तपे हुए थे। हमने वो रिपोर्ट लिया NS1 आने के बाद मैडम, तब तक कोई मेडिसिन नहीं दिया इनको। और सर के पास गई, ये मेरे हस्बैंड नहीं गए तो सर ने सिर्फ एक डोलो लिखा, वो मैंने ज़बरदस्ती लिखा है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था कि बेटी 16-17 साल की रिकवर करके, हो सकता है मेरे हस्बैंड रिकवर ना करें हों, क्योंकि इनको तो शुगर नहीं था, लेकिन फिर भी डर लग रहा था कहीं हो सकता है हो गया हो शुगर। ये आए, मैंने कहा सर ने बोला दवाई नहीं खाने के, मेरे हस्बैंड बोले ठीक है हम नहीं खाएंगे। और मैडम तबे के माफिक 3 दिन इनका शरीर तपा है। सर से फ़ोन की, सर क्या करूं? तो बोले डोलो मत दीजिए, दवाई मत दीजिए, तौलिया मोटा वाला जो आता है उससे आप इनको भिंगा के पोछे। उस दिन फीवर थोड़ा कम लगा, दूसरे तीसरे दिन और ज़्यादा फीवर, हमको लगता है शायद 103 या 3.5 के आसपास होगा। और समस्या तो ये थी मैडम कि एक मच्छरदानी में मैं सो भी नहीं सकती थी, क्योंकि डर लग रहा था कि कहीं मुझे ना हो जाए। मतलब अजीब तरह का घर में डरावना माहौल टाइप का हो गया था। फिर मैंने इनका, सर ने कहा कि 72 घंटे के बाद इनका प्लेटलेट्स आप काउंट कराते रहिए। 72 घंटे के बाद काउंट कराया तो मैडम 75,000 आ गया। मैं सर को बोली कि सर क्या करूं? सर बोले घबराने की कोई बात नहीं है। बुखार कैसा? हम कहे सर बुखार भी वैसा ही चल रहा है। चौथे रोज आई, फिर मैंने प्लेटलेट्स काउंट कराया, अब ये आ गए 55 पे। मैं दौड़ी सर के पास गई, सर 55 आ गया सर, मैं इनको कहाँ ले जाऊँ, मेरे पास तो इंश्योरेंस है सर, आप कहें तो मैं इनको एडमिट करा दूँ। मेरे तो घर से भी कोई नहीं आ रहे, मैं कहाँ जाऊँगी सर, ये दिवाली का दिन है। मैं रोने लगी। सर बोले कि नहीं, जब हम हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम पे भरोसा है। हमने कहा सर एकदम भगवान की माफ़ी। तो बोले ठीक है, आप ऊपर भगवान पे भरोसा कीजिए, जब तक मैं ना कहूँ। मन में ये चीज़ डर हो रहा था कि मैं इनको लेके कहीं एडमिट हो जाती हूँ शायद। लेकिन संजोग की बात है मैडम, उस दिन मेरे हस्बैंड का उस रात में शायद 2 या 2:30 बज रहा था, पूरा शरीर पसीना से, पूरा शरीर स्वेटर था, पूरा शरीर पसीना से भीग गया। इन्होंने कहा मुझे कि सुने छी अंकल? हाँ। तो मेरा पूरा शरीर पसीना से भर गया। मैंने उनका पूरा कपड़ा खोला, तौलिया से पूरा शरीर पोंछ दिया, दूसरा कपड़ा बदला, बेडशीट बदल दी। इन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब इनको भूख लगा। 3 दिन मैडम इन मुँह में दाना भी नहीं दी, सिर्फ पानी, इनके सिरहाने 1 बोतल पानी। ये नारियल पानी पीते थे, तो नारियल पानी को मैं बोतल में डाल के इनके सिरहाने में 1 बोतल नारियल पानी, 1 बोतल सादा पानी रख दिया करती। ये बेचारे उठ के अपना धीरे-धीरे, मैं भी उठ के देखती रहती थी, पिए या तो पी ली। तो मैडम ये बोले मुझे भूख लगी, अब तो उतनी रात को क्या करूँ? तो थोड़ा-सा चावल दाल का इनको मैंने खिचड़ी टाइप का बनाया, 2 चम्मच इन्होंने खाया, चौथे रोज़ शायद। उसके बाद मैंने सेम डे में फिर देखा कि बुखार इनको नहीं आया है। तब मैंने इनका प्लेटलेट्स काउंट कराया। मैडम अब ये आ गए 46,000 पे। फिर मैं घबरा गई। फिर मैं सर से बोली कि सर ऐसे 46,000 आ गया है सर। तो बोले कि जब तक 10 से नीचे नहीं जाए या 10 तक नहीं आए आप मत घबराओ। भरोसा तो मन में था, ऊपर भगवती का नाम ले रही थी, दिवाली का दिन था, छठ का दिन नज़दीक आ रहा था। मैडम सर फिर उसी दिन, मतलब जिस दिन प्लेटलेट्स काउंट का, उस दिन इनके शरीर में इचिंग होने लगा, तो मेरे मन में संतोष हो गया कि नहीं अब ये मेरे हस्बैंड ठीक है। 1 डोलो ये खाए थे मैडम, बस। उस सर ने सिर्फ जो लिखा था 625 mg शायद था, उससे ज़्यादा मैंने इनको कुछ नहीं दिया मैडम। और फिर धीरे धीरे
और संजोग ऐसा हुआ कि इनका 1 साल तक प्लेटलेट्स नहीं बढ़ा मैडम। 22 में भी मेरे पास रिपोर्ट है, मैंने 86,000 इनका प्लेटलेट्स काउंट किया है। हमको डर हुआ कि कहीं ये डेंगू की वजह से तो ऐसा नहीं है। मैंने सर से पूछा, सर से कहा नहीं, कोई कम प्लेटलेट्स के भी होते हैं, इनको कोई दिक्कत है? हमने कहा नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, इनको कुछ नहीं, शुगर भी नहीं है इनको, थोड़ा दुबले हैं, बीच में ठीक थे लेकिन अब ठीक हैं सर। तो सर बोले को, लेकिन इस बार फिर इनको जैसे साल में सर एक बार मैं चेक इनका पूरा जांच कराती हूँ, तो इनमें फिर इनका 1 लाख सुपर प्लेटलेट्स है। 2 साल के बाद मान के चलिए इनका प्लेटलेट्स अब कंट्रोल में आया है, वो भी नेचुरली, कोई उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था नहीं। क्योंकि क्यों ना बताऊँ मैडम, मेरे पास भी समय नहीं, ये बेचारे भी जब तक इनको देने तब तक ये कुछ करने वाले नहीं हैं। अब फिर इस महीने जून में चेन्नई में मेरी बेटी एक रिपोर्टेड कॉलेज इंजीनियरिंग, तो मैं सोचती हूँ शायद नाम लेना उतना नहीं, इंजीनियरिंग 3rd ईयर में है, उसको इस जून में मैडम उधर भी डेंगू चला था, इसको सेम लक्षण आया मैडम। मैंने फिर कहा तुम टेस्ट ज़्यादा लेती हो, रात में जगी होगी, तुमको बुखार लग गया या सर में दर्द हो। संजोग ऐसा था उस समय इसका पीरियड का समय था, थोड़ा पीरियड भी हो गई थी, तो मैंने कहा हो सकता है इसी वजह से सर में दर्द हो रहा। एक दिन हुआ, दूसरे दिन बोली नहीं मैडम मम्मी आज मुझे फिर से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फीवर है और ये थोड़ा इमोशनल ज़्यादा है। मैंने कहा अच्छा घबराओ मत। ये हेल्थ केयर गई, हेल्थ सेंटर वहाँ पे रहता हॉस्टल में, वहाँ पे इसका ब्लड सैंपल लिया, तो उसका मुझे शायद भरोसा नहीं रहा, तो मैंने अपोलो वहाँ पे ऑनलाइन 24/7 आवर करके मैंने उसके लिए इसका मीटिंग, मतलब इसका टेस्ट देने का टाइमिंग लिया। ये खाली पेट गई मेन गेट के पास, किसी को साथ करके टेस्ट दे के आई, तो इसका प्लेटलेट्स मैडम इसके साथ कुछ उल्टा हो रहा था, इसका प्लेटलेट सब सही था, WBC इसका CBC थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसका हीमोग्लोबिन कम आ रहा था 9 पॉइंट, अब प्लेटलेट्स इसका एकदम सही है। मैंने सर से कहा कि सर लक्षण तो हमको इसका डेंगू वाला ही लग रहा है, वैसे इसको वोमिटिंग के जैसा, हाई फीवर, सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, भूख नहीं लगना। तो सर ने कहा NS1 आप टेस्ट कराइए। NS1 टेस्ट कराए मैडम, वहाँ पे NS1 टेस्ट इसका 72 घंटे के बाद, इसका इंटरनल एग्ज़ाम भी हो रहा है इस बीच में। तो मैंने सर से बात की, सर ने कहा कि डेंगू टेस्ट करा लीजिए उसके बाद बताएं, क्योंकि इसका प्लेटलेट्स नीचे नहीं जा रहा। डेंगू का जब रिपोर्ट 72 घंटे के बाद आया तो इसमें इसका NS1 वायरस था इसके शरीर में, सर ने कहा डेंगू है। फिर उसके बाद ये अपना कागजी प्रक्रिया में लगी, इसने भी कोई मेडिसिन नहीं खाया मैडम, कोई भी नहीं खाया। शुरू में जब इसको सर दर्द या बुखार लगा तो इसको मैंने बोला ना कि शायद हो सकता है तुम रात में जगी हो इस वजह से, तो इसने एक एग्ज़ाम की वजह से वही पैरासीटामोल भी दे रखा था, उसको कालपोल दे रखा था मैंने, वो खाया होगा। इसने भी मेडिसिन नहीं खाया। हॉस्टल का खाना एकदम नीचे नहीं उतरती थी खाने के लिए, या यूँ कहे कि सर ने जैसे बताया 3 दिन एकदम खाना नहीं खाया मैंने, वीकनेस थोड़ा होता है, लेकिन ये जो कहिएगा कि मतलब दाल क्या दलिया खिचड़ी ये वो कौन देता भी, और इसके मतलब इसको तो हम लोग को पता था। 3 दिन 72 घंटे इसने दाने का मुँह में कुछ नहीं लिया, और वही नारियल पानी बिग बास्केट से मंगाती थी, नारियल पानी और वही पानी ठीक इसने काटा। अब सर को मैं इसका प्लेटलेट्स काउंट में नीचे आ रहा था, मैंने सर से कहा सर इसका तो हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, फिर इसका हीमोग्लोबिन कम काउंट कराया मैडम, तो इसका 8 पॉइंट के नीचे बता रहा है। तो सर ने कहा एक आयरन का टेस्ट करा लीजिए। मैंने कहा कि सर ये तो आ रही है अब इस बार अगस्त में 2 अगस्त को, तो तब करा लूँ अभी। कल बोले सर बोले ठीक है। तब तक इसका एग्ज़ाम का जो भी प्रॉब्लम था या जो भी वहाँ पे जो समस्या थी, सर के द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने ऑनलाइन बनवाया, इसको भेजा, इसका एक्सेप्ट भी हुआ, एग्ज़ाम भी हो गया, मेरी बच्ची 9 CGPA भी ले आई। उसके बाद ये आई तो मैंने इसको कहा कि सर बोले हैं एक बार तुम ये हीमोग्लोबिन और टेस्ट करा लो, यदि नहीं बढ़ता है तो आयरन वाला कुछ टेस्ट दिए। जनरली नॉर्मली तरीके से इसका हीमोग्लोबिन 10.3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए कि मैंने सर के बात पे रह के मन तो बहुत घबरा रहा था मेरा, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन सिर्फ एक पैरासीटामोल, कोई एक्स्ट्रा। मैंने सर ने बताया ना कि जैसे आप किसी वायरस को दबाओगे तो आपके शरीर में दूसरे अंग प्रभावित होंगे, तो ये चीज़ मुझे मेरे मन में बैठ गया था कि हो सकता है किडनी लिवर में इफेक्ट होगा, तो फिर तो लंबा चक्कर भी पड़ जाएगा और यदि कुछ हो जाएगा तो। लेकिन 3 दिन के बाद सोता या 4 दिन, हमको नहीं लगता 1 सप्ताह फीवर, हाँ
इसके पापा को 5-6 दिन फीवर रहा था, दोनों बेटी को 4 दिन के अंदर फीवर उतर गया। और जनरली जैसे नॉर्मली नेचुरली सर बोले नेचुरली तरीके से प्लेटलेट्स भी बढ़ा, हीमोग्लोबिन भी बढ़ा, दोनों बेटी में ठीक है। एक का एनआईटी में जो इसको कोटा में जो थी फर्स्ट ईयर में अच्छे से 12th भी कर ली, अभी एनआईटी अगरतला में उसको 4 ब्रांच भी मिला है। अच्छी मेरी बेटी दोनों अच्छी, सर की कृपा से मैं तो इनको भगवान ही समझ रही हूँ। डर तो बहुत हो रहा था, मेरा एक्सपीरियंस तो इतना है, भगवान की दया से सर की बहुत लंबी उम्र हो और मैं क्या बताऊँ मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू, आपका एक्सपीरियंस बाकी लोगों को काफी इनकरेज करेगा और आपने बहुत अच्छे से सारा एक्सप्लेन किया कि कैसे आप बिना कोई भी मेडिसिन लिए, बिना कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिए भी आपने अपनी फैमिली को इतना, सर पे आपको विश्वास था कि आपकी फैमिली मेंबर्स भी उनके पर विश्वास करके इन सब चीजों को फॉलो किए, सर के नेचुरल ये तरीके से सिर्फ 3 दिन की फास्टिंग में सब रिकवर हो गए। तो एक विश्वास कहते हैं ना, बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो आपने सर पे जो विश्वास किया ना, हर किसी में ही नहीं आता है विश्वास। सर ने, मैंने जब कहा कि मेरे हस्बैंड को कि सर आप कहें तो मैं इनको कहीं एडमिट करा दूं, क्योंकि आप थोड़ा आवाज थोड़ा तेज कीजिए, थोड़ा आवाज कम आ रही है आपकी, स्पीकर को थोड़ा नजदीक थोड़ा रखेंगे, है ना, पास ले आइए। माउथ पीस में स्पीकर। हेलो, हाँ। हाँ जी, अब आ रही है मैडम। हाँ बोलिए। सर ने बताया ना कि आप मत घबराइए, कहीं ले जाना होगा तो हम है ना, हम पे आप भरोसा है। हम कहे सर एकदम, तो वो भरोसा मेरा बना रहा मैडम, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही हो गई ना। और मैं देख भी रही हूँ कि फीवर है, फीवर में कोई घबराने की बात है नहीं। सर ने कहा जब तक प्लेटलेट्स 10 से तक नहीं आता है आप मत घबराइए। बेटी लोग, बड़ी वाली का प्लेटलेट्स नीचे आया ही नहीं, छोटी वाली बुखार स्वतः उतरा, वो क्लास भी जाने लगी, मतलब ठीक थी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। हस्बैंड का 46,000 तक ही मैंने काउंट कराया, उसके बाद मैंने इनका काउंट कराया ही नहीं, क्योंकि कोई भी शरीर में स्पॉट इनको नज़र नहीं आ रहा था, ब्लीडिंग कहीं से भी साइड से भी नहीं हो रही थी, बुखार उतर गया था, नारियल पानी वगैरह जो भी होता है। और ये जो बोलते हैं पपीते का रस, बकरी का दूध, ये मैंने भी नहीं किया मैडम। और हाँ, ये हुआ कि थोड़ा सा दिवाली मेरा असमंजस में बीता, लेकिन छठ आते आते मैं एकदम फ्री हो गई। ये ईश्वर की कृपा और सर की कृपा। जैसे सर ने कहा ऊपर वाले पे भरोसा, तो मैंने एक ऊपर वाले पे भरोसा किया और एक अपने सर पे भरोसा किया। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी, आपने बहुत अच्छे से सब बताया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, और थैंक यू हाँ सर जी, को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद मैडम। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसमें मेरी दोनों बेटी भी है और हस्बैंड भी है मैडम। मैंने 3 डेंगू को झेला है, और वो भी वहाँ पे जहाँ पे कोई सहारा नहीं। बताइए कोटा में या चेन्नई में जाने का सिर्फ एक फ्लाइट ही व्यवस्था है, तो मैं जाना चाह भी रही थी, तो सर ने कहा नहीं, यदि बुखार नहीं अब आ रहा है तो अब आप मत जाइए, क्योंकि हॉस्टल है, मैं कहीं होटल में रहती, बेटी हॉस्टल में रहती, तो जाके कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन भगवान की कृपा से अब सब कुछ ठीक है, और ईश्वर की कृपा रही तो अभी तक मैं भी ठीक हूँ। और कल को डायबिटीज चेक कराऊँ तो हो सकता है हो भी नहीं भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग स्वस्थ हैं मैडम। मैं बहुत यहाँ सब पे जितने भी अभी मेंबर्स हैं, मैं उन लोग को ये बताना चाहती हूँ कि नीतू ठाकुर जी स्कूल के एक टीचर भी हैं और काफी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो आप ऐसा मतलब इस पे विश्वास ना करें। जब वो इतनी पढ़ी लिखी होके सर के इस डाइट को विश्वास करके कर सकते हैं, तो आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। जिन्हें भी घर में किसी को डेंगू हुआ हो या उनके फ्रेंड सर्कल में किसी को हुआ है, तो आप उनको इनका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि कैसे इनके घर में 3-3 बार डेंगू हुआ, उसके बावजूद भी ये इस चीज को फाइट करके निकली है। तो ये विश्वास ही बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच नीतू जी। थैंक यू मैम, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। पारुल जी, जी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, इवन मेडिकल साइंस सेज कि बच्चों में प्लेटलेट की अपेक्षा हीमोग्लोबिन ज्यादा कम देखने को मिलती है। इट इज यस, मेडिकल लिटरेचर, जो डेंगू के जो लिटरेचर्स जो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, बच्चों में हीमोग्लोबिन कम होना ज्यादा देखने को मिलता है बनिस्पत प्लेटलेट कम होना, जैसा कि इन्होंने यहाँ शेयर किया है। और मैंने अभी भी कही है और ऊंची आवाज में कही है कि 10,000 से नीचे ना आए तब तक प्लेटलेट सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बाहर से किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। 10,000 के ऊपर है, प्लीज बी वॉचफुल,
अगर स्किन रैसेस, रेड रैसेस आ रहे हैं और बॉडी के किसी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। और ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। आजकल सब लोग इवन इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन भी घर में रखते हैं। ब्लड प्रेशर कम ना हो, 90-60 से नीचे ना चला जाए, पेट में बहुत ज्यादा दर्द ना हो, छाती में दर्द ना हो। फाइव परसेंट, तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। सो बहुत सर बहुत धन्यवाद एंड हार्टफेल ग्रेटिट्यूड टू नीतू जी एंड ऑल। हाँ बोलिए पार्वती जी। सर जैसा बोला जाता है कि डेंगू मलेरिया में फीवर बहुत हाई हो जाता है और हम यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं लोगों को, और आप बोल रहे हो फर्स्ट डे से ही हम लोग टाइट मतलब ये फास्टिंग पे रह सकते हैं। तो सर अगर बहुत ज्यादा हाई फीवर होता है तो कहते हैं कि वो दिमाग में चढ़ जाता है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? वो ठंडी पट्टी लगनी बॉडी चाहिए? बॉडी बॉडी कैन टॉलरेट 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बहुत आसानी से झेल सकता है। और उसमें 106 डिग्री से अगर ज्यादा होता है, फ़ारेनहाइट से ज्यादा, तो आपका टेम्परेचर रेगुलेशन का जो सेंटर हाइपोथैलेमस दैट फेल्स, है ना, तो वो आपको सीजर दे सकता है एंड दैट इज कैटास्ट्रोफिक, वो डेंजर करता है। तो 106 से ऊपर नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। उससे नीचे भी हो और आपको बहुत ज्यादा असहनीय हो रहा है तो पेट की पट्टी, गीली पट्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपका तापमान कम होने लगेगा। जो कोर टेम्परेचर है वो कम होने से आपका बॉडी तापमान खुद ब खुद आधे घंटे तक आप उसको पेट की गीली पट्टी लगा सकते हैं। और सर अगर इस बीच ठीक में है कुछ जी। खाने का मन हो, अगर जैसे 48 आवर्स या 72 आवर्स का जो फास्टिंग रख रहे हैं, इसमें अगर कुछ खाने का मन हो तो क्या जूसेस ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस या फ्रूट्स खा सकते हैं? नथिंग नथिंग, अगर आपको कैलोरी देते हैं तो इसका मतलब वायरस और बैक्टीरिया को आप मजबूत करने जा रहे हो, ठीक है ना। और जिस समय फीवर ना हो, फीवर उतर जाए, और आप ध्यान देखें जब जब कभी भी बुखार आती है तो आपके मुंह का, जुबान का टेस्ट चला जाता है, भूख खत्म हो जाती है और आप जबरन खा रहे होते हैं। भूख बिल्कुल खत्म होती है, आप जबरन खा रहे होते हैं। ये बॉडी का इंटेलिजेंस है, दिस इज वॉइस ऑफ ऑर्गेनिज्म कि टेस्ट बड खत्म हो चुका है, स्वाद मुंह में नहीं है, भूख लग नहीं रही है, फिर भी जबरन जबरन खा रहे हो। दैट इज बॉडी इज नॉट रेडी टू डाइजेस्ट एंड एसिमिलेट इट, है ना। वो सारे, जैसे नीतू जी ने बताया, कॉन्स्टिपेशन हो चुका था क्योंकि बॉडी ने उस सारे काम को छोड़ दिया, वो बुखार को कम करने में लगा हुआ है, वायरस बैक्टीरिया को मारकर भगाने में लगा हुआ। तो बॉडी की सारी इंटेलिजेंस फीवर का जो कारण है उसको दूर करने में लगा है, इसलिए और जरूरी चीजों को वो रोक देता है। वो पाचक रस निकालना और बॉवेल मूवमेंट कराना, स्टूल को बाहर करना, वो सारी चीजों को रोक चुका होता है। और सब लोगों ने ये महसूस किया होगा, जिनको भी बुखार आया होगा उस समय बॉवेल मूवमेंट आपकी, इसके पीछे भी इसके फिजिक्स का कुछ लॉज है। उतनी बातें मैं नहीं आप लोगों को बता पाऊंगा, ना समझा पाऊंगा, ठीक है। बस बट दिस आर ऑल साइंटिफिक, साइंटिफिक। पता नहीं साइंस इन चीजों को क्यों नहीं सरफेस पे आने दे रहे हैं, वो क्या वजह है, आई डोंट नो। मैं तो सारी चीजें साइंटिफिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने अभी बताया, सारी इन्फ्लेमेटरी कास्केड होती है, बढ़ते घट्टे में आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन अगर आप फास्टिंग में रहते हो तो कम हो जाता है, उसकी वजह से फीवर खुद ब खुद चला जाता है। और तब तक फीवर जो है वो वायरस बैक्टीरिया जो भी गए हैं उनको स्टेरलाइज भी कर चुका होता है, खत्म भी कर चुका है। जी थैंक यू सो मच सर। सर अगर आपके पास टाइम है तो हम 2-3 लोग का क्वेश्चन ले लें। हाँ, ठीक ठीक है। ठीक है सर। सबसे पहले मैं रेडमी 9H, आप अपना प्लीज रीनेम कर दिया करिए क्योंकि आपका नाम इसमें मेंशन नहीं आता है, मोबाइल नंबर जो भी नेम है वो आता है। संतोष जी हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ आप जी। चेंज कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम जब करती हूँ, फिर दोबारा हो जाता है, आपसे पूछ के करूंगी। मैं ये सर से ये पूछना चाहती थी कि मेरा ग्लूकोज लेवल बराबर क्यों नहीं हो रहा, ये खाने से पहले की आवाज बंद हो रही है। आपकी आवाज बंद हो गई संतोष जी। हाँ बोलिए। अब आ रही हाँ है बोलिए। आवाज? जी बोलिए। ये खाने से पहले 130 आया था और खाने के 2 घंटे बाद 181 आया। अभी तो शुगर आपका ठीक चल रहा है, कंट्रोल में चल रहा है। इवन दवाइयों के साथ भी अगर किसी मरीज का मैं दवाई नहीं खा रही बिल्कुल भी। मेरी बात तो सुन लीजिए माँ जी,
मेरी हाँ बात जी कम पूरी होने दीजिए तो फिर आप जी बताएंगे। जी जी। हम लोग मरीजों को बताते हैं दवाइयों के साथ भी अगर आपका ग्लूकोज लेवल 130 के नीचे रह रहा है खाली हाँ पेट और खाना खाने हाँ के बाद 180 के आसपास रह रहा है तो दैट इज हाँ कॉल्ड जी गुड कंट्रोल। दैट इज गुड कंट्रोल। गुड कंट्रोल यानी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। और बॉडी में जो गंदगी जमा रहती है, ऐसा नहीं है कि आप 2-4 दिन 5 दिन ये दवाइयों की गोली जैसा लाइफस्टाइल है जो आपने लिया और आज लेना शुरू किया और आज के आज आपकी तकलीफ पूरी 100% चली गई, है ना। बॉडी को थोड़ा वक्त देना होता है और इसमें वक्त लगते हैं। बॉडी को पूरा नॉर्मल होने के लिए अगर आप 100% इसको समय देते हैं तो आपकी उम्र जितनी है उसके 10% समय लग जाते हैं बॉडी के हर एक सेल को रेजुवेनेट होने के लिए, नया हो जाने के लिए और बिल्कुल जड़ मूल समेत निकल जाने के लिए। और उसके बॉडी के इंटेलिजेंस पे भरोसा रखना होता है। ये हड़बड़ाहट बेचैनी नहीं कि अभी मैं 4 दिन 5 दिन से शुरू किया, 10 दिन हुए, 1 महीने हुए नहीं कि सर जी मेरा ये चीज क्यों नहीं ठीक हो रहा है। भैया मैं बोलता हूँ मैं इलाज के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए हूँ। आप अपनी बॉडी की सुनो, बॉडी आपको खुद गाइड कर रही होगी हमेशा, है ना। और किसी के भरोसे लटके रहोगे, मैं नहीं लटका किसी के भरोसे। मैं अगर लटका होता तो लटकता ही रहता आज तक। यस, मैंने खुद की अपनी अवेयरनेस बढ़ाई तो मैं यहाँ अवेयरनेस के लिए हूँ। एक्सप्लोर योरसेल्फ, है ना। और हर लोगों की बॉडी अलग अलग है, उसकी इंटेलिजेंस अलग अलग है। आपने इंटेलिजेंस उसकी खत्म कर रखी है, उसमें वक्त लगेगा। उसकी इंटेलिजेंस को आप अवेयर उसको जागृत करेंगे, ये जल्दी सारी चीजों को ठीक कर लेगा। ठीक है जी। और कोई सवाल है पारुल जी? हाँ संतोष जी, आपकी आवाज तो नहीं आ रही है, पर कोई बात हाँ नहीं। मैं ठहरो ठहरो वेट वेट वेट। हाँ जी, बोलिए जल्दी, आप अपना क्वेश्चन बोलिए। क्यों अब आ रही है? हाँ तो मुझे बोलिए। अब क्या करना चाहिए मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूं? जो आप कर रही है वो करते रहिए, पता नहीं आप क्या कर रही है मुझे मालूम नहीं। मैं मेडिटेशन करती हूँ डेली। हाँ जी। आप रॉ फूड और लेते हैं, फूड फूड हाँ जी लेते हैं? कच्चा हाँ जी खाते हैं या कच्चा खाते हैं या पका हुआ भोजन खाते हैं? कच्चा कच्चा। कच्चा खाते हैं, खाते रहे, मेडिटेशन करते रहे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अपने ठीक है अपने ऊपर और क्रिएटर के ऊपर भरोसा रखें, सारी चीजें अच्छी और अच्छी हो भी रही हैं, है ना। बिना जी हाँ जी दवाइयों के हाँ जी 130 180 पे चल रहे हो, ये तो बहुत ही बढ़िया है। और ये और भी अच्छा हो जाएगा विद अच्छा टाइम। जो आप कर रहे हो ठीक वो है करते रहो। ठीक है ठीक है जी ठीक है जी सर नमस्ते सर। ठीक है जी थैंक यू। जी नमस्ते। जी मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है सर 12 साल से। जी जी। जी अभी मतलब वो एक्चुअली सास डीएस रेगुलरली लेते थे। हम्म। सास डीएस और एसिक्लो और अभी बीच में मेफ्टाइल फोर्ट ले रहे हैं। ज्यादा पेन होने पर मेफ्टाइल फोर्ट लेते हैं। हम्म। बहुत सारे दवाइयाँ यूज की है सर, होमियो भी गए, आयुर्वेदिक भी यूज किया है। बट अभी क्या हो रहा है उनको कि जो बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। ये उनके जो बैक में स्वेलिंग सी आती है सर, मतलब सूजन सा रहता है। और वो हर बार मसाज करने पर सूजन जो है वो घटती है। रेगुलरली मैं मसाज करती हूँ उनको, जब भी कोई पेन की बात करते हैं तो मैं उनको उस जगह पे मसाज करती हूँ, जिससे वो थोड़ा सा उनको आराम मिलता है। अभी क्या हो रहा है कि वो बैठ नहीं पा रहे हैं सर, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और वो बैठ नहीं पाते हैं। मतलब उनको बहुत मुश्किल होती है बैठने में, ज्यादा देर बैठ नहीं पाते। वर्क फ्रॉम होम ऑफिस है तो घर पे भी बेड पे थोड़ा सा लाई डाउन पोजीशन पे तकिया वगैरह लगा के काम करते हैं। तो उनके लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हैं सर आप? I can feel his pain. I have gone through all these things. यस सर। Not able to turn out in bed. अगर एक बार मैं बिस्तर में चला जाऊं तो मुझे जी करवट बदलाने को भी असिस्टेंस की जरूरत होती थी कि भैया भाभी माँ मेरी करवट बदला दो या मुझे बिस्तर से उठा दो। एंड देन आई जी वाज एबल टू मूव आउट। तो मैं इनके दर्द को महसूस कर सकता हूँ। इवन मैं अपनी बात बताऊं, मैं हर लोगों के सफरिंग को महसूस कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ किस तकलीफ में होंगे।
जी सर। लेकिन कुछ होता नहीं है इस धरती पर। वी ओनली रीप द फ्रूट ऑफ आवर ओन सिन और कर्मा। जी जो हम लोगों ने इस शरीर के साथ अत्याचार किया है उसी को भुगत रहे होते हैं। I was the most healthiest member in my family, most athletic, but I overused जी my body at जी सर, all इनका three भी level: the वही body, the mind, and the spirit and emotion. So you have to align your body, mind, emotion, and spirit. These all four dimension. सिर्फ फूड खा लेने से सारी चीजें अच्छी नहीं होती। बॉडी, माइंड, इमोशन एंड स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी, ये चारों चीजों को जब तक आप अलाइन नहीं करेंगे, यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ योर पेन एंड सफरिंग। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है इस धरती पर, और यहाँ कोई मिरेकल नहीं होता है। यहाँ वही होता है जो आप करते हो। जो आप जी करते हो वही होता है। आप अगर किसी खेत में गेहूं का बीज बोओगे तो उसमें आम, इमली, कटहल, अमरूद और जामुन नहीं लगने वाले। वहां पर गेहूं के ही दाने आएंगे। तो आपके शरीर के साथ भी वही हो रहा होता है जो आपने इस शरीर के साथ किया है, एक्सेप्ट कॉन्जेनिटल डिजीजेस। यानी आप माँ के गर्भ से आए और आपके दिल में छेद है ना। माँ के गर्भ से आए और आपकी किडनी एक नहीं है। माँ के गर्भ से आए और आपकी आंखें चली गई थी, और कुछ नहीं होता यहाँ पर इस धरती पे, है ना। तो आप उनसे जानेंगे बचपन से लेकर उन्होंने अपने शरीर के साथ क्या क्या अत्याचार किए हैं, है ना। जी तो बस उसको ठीक करना है। और लॉट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आई हैव लर्न टू कीप माई सेल्फ हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग। जी सर, ये भी हैप्पी। बहुत एथलीट थे सर। एक्चुअली बहुत क्रिकेट खेलते थे, भागते थे, सब भार उठाना सब करते थे, लेकिन अभी 10-12 साल हो गए, बहुत ज्यादा पेन्स होते हैं। मेनली ये स्वेलिंग्स अभी क्या बैक पे आ रहे हैं ना, तो वो उठ नहीं पा रहे हैं, ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, बैठे हुए हैं तो उठते वक्त पूरा ऐसे झुके हुए रहते हैं। पारुल जी, इनको जो हम लोगों का ग्रुप में जो एक गाइडलाइन है जो हम लोगों ने देते हैं, जी बताते हैं लोगों को, वो गाइडलाइन इनको शेयर कर दीजिएगा। जो मैंने फ्रेम करके दिया है, ऑल थिंग्स ठीक है टुगेदर सर। इन वन शॉट। आपको पारुल जी या कोर मेंबर जो भी है वो आपको गाइड कर देंगे। ग्रुप में ऐड हो जाइए, वो आपको फिर से शेयर कर देंगे। जो नए मेंबर आएंगे उनको ये जी चीजें पता चल जाएंगी, और अकॉर्डिंगली आप फॉलो कीजिए। क्योंकि मैं सारी चीजें यहाँ बताना शुरू करूंगा तो शायद हम्म घंटे निकल जाएंगे, और वो आप उसको एक बार पढ़ लेंगे जो ये शेयर करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। जी ठीक है जी जी। जी सर, थैंक यू सर। प्लीज, वेलकम। गॉड ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ। थैंक यू सर। नेक्स्ट वेलकम। जेके लालवानी, उसके बाद जोगी जी। तो आप जेके लालवानी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ, थैंक यू सर। अब मैंने थोड़ा गीता भी चालू किया है, मेडिटेशन भी चालू किया है, आपको थैंक यू बोल रहे हैं सर। सिर्फ एक छोटा सा ही है क्वेश्चन कि मेरे को रात को थोड़ा चक्कर आ रहा था, और 2-3 साल से कभी कभी बीच में 5-6 महीने में एक बार थोड़ा चक्कर आते हैं, वो वर्टिगो की वजह से आते हैं। तो मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता हूँ और वहाँ पे ही रहता हूँ, आप सेवन बस जॉइंट्स को मूव करना शुरू करें, अपने हर एक जोड़ का मूवमेंट करना शुरू करें, ये तकलीफ चली जाएगी। ये एक्सरसाइज करता हूँ सर, डेली वर्टिगो का डेली करता पवन हूँ। मुक्तासन स्टेज 1 करना शुरू करें रेगुलर बेसिस पे, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी, अच्छा अच्छा। वजह कौन जो भी मुक्ता हो। सर? अच्छा अच्छा। पवन मुक्तासन स्टेज 1 जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, है ना। हाँ 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 हाँ। आसन, मुद्रा, बंध एवं प्राणायाम एक बुक है, उसको अमेजन से मंगा लीजिए। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है ना। द हाँ मोस्ट book which is followed pan India, even pan world, regarding yogasana and pranayams. तो यू बाय दैट बुक। और पवन मुक्तासन स्टेज 1 यूट्यूब पे बहुत सारे लिखे हुए हैं, जैसे करना ऐसे करना, बट यू गो थ्रू। हाँ और हाँ। जिस सीक्वेंस में उसमें लिखा हुआ है यू फॉलो दैट सीक्वेंस। इवन आई फॉलो दैट बुक रिलीजियसली। तो आप उस बुक को मंगा लीजिए। और पवन मुक्तासन स्टेज 1, इवन यू कैन गेट सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन, डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं अगर पैसे खर्च ना करना चाहें तो।
वो भी शॉर्टकट है। हाँ, नहीं कहेंगे तो आई हैव बुक, अगर वो शेयर हो पाएगा तो वो मैं भी शेयर कर सकता हूँ, है ना। ओके सर, तो उसमें पवन मुक्तासन स्टेज 1 फॉलो करना शुरू किए, यू विल गेट बेनिफिट ऑफ। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। और डर निकालना शुरू कर दीजिए, डर को बाहर कर दीजिए, सारी चीजें सर अच्छी हो मैंने जाएंगी। डर को भी बहुत सारा किया है सर। मैं डेली अभी थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर गीता का चालू किया है, और थोड़ा मेडिटेशन ब्रीथिंग के ऊपर सर, मैं ब्रीथिंग के ऊपर किया है, चालू किया है सर। You और might be feeling a little bit better. You might be feeling little bit better. यस यस, और परोटल मैडम ने भी 7 डेज का दिया है, वो भी चालू किया है मैंने, मैडम बहुत ने बढ़िया, दिया है 7 बहुत डेज का, बढ़िया, वो भी चालू है बहुत बस। बढ़िया। थैंक यू सर, आप दोनों को थैंक यू, God bless you थैंक with यू सर, थैंक यू, vibrant health. थैंक यू। थैंक यू के लालवानी जी। लास्ट क्वेश्चन है जोगी जी का। जोगी जी आप अपना क्वेश्चन जल्दी से पूछ लीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, जी नमस्ते, नमस्ते सर। आपकी दुआ से ठीक हूँ अभी थोड़ा, पर वो पूरी तरह नहीं हूँ। सर पर पूरी तरह के दर्द लिए थोड़ा तो सा मैं, पहले से कम हो गया है, पहले से दर्द कम हो गया है, जी जी, पर उतना भी नहीं हुआ है। पर बस और ईश्वर को दूसरी धन्यवाद दीजिए, नहीं उतने कम होने के लिए भी ईश्वर को हर पल धन्यवाद दीजिए। नहीं, वो तो देता दैट ही इज हूँ। कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। और दूसरा मेरा मेडिटेशन चालू है ऑनलाइन। बहुत बढ़िया। और दूसरा एक और बात थी कि जो मेरा बीपी है जो 81 और 52, 55 और 56 तक जाता है। अभी मैंने चक्कर कोई तो नहीं आ रहे हैं? नहीं, चक्कर तो नहीं आते, पर वीकनेस बहुत लगती है, किसी किसी कोई टाइम बात लगता नहीं, है कि नहीं। पेशाब हो रहे हैं ना? हाँ जी, पेशाब हो रहे बिल्कुल हैं ना? रेगुलर, हर 3 बिल्कुल घंटे चिंता में ना या करें। 2.5 घंटे में। हाँ जी। बिल्कुल पेशाब हो रहे हैं, चक्कर नहीं आ रहे हैं, तो ये हाँ, 81 82 काउंट करना बंद कर दीजिए। कोई जानवर अच्छा अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराने जाता है जंगल में कि देखो भाई मेरा अच्छा, ब्लड प्रेशर कितना ठीक है। है ना। और अगर मेडिकली भी अगर आपके पेशाब नहीं रुक रहे हैं, चक्कर नहीं आ रहे हैं, तो आपका ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ठीक है जी। बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल चिंता न करें सुबह। और दूसरा ठीक है मेरे जी। जोड़ों में, ठीक है, जोड़ों में अभी दर्द तो कम है, पर उतना नहीं है। पर एक बात और थी, मेरे ये पैरों में दर्दों, सूजन, बोलिए। मेरे पैरों में सूजन है ना, कुछ दिन तो गायब हो जाती, फिर वापस आ जाती। वो आएंगी जाएंगी चली जाएंगी। आपको ठीक है मैंने जी। कुछ टेस्ट बोले थे कराने को, शायद आपने कराए नहीं हाँ, कराए, वो मुझे नहीं। बोल नहीं, करवाएंगे, वो रिपोर्टें नहीं आई है अभी मेरे पास। जी 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 जी। और दूसरा मेडिटेशन एक और करते बात। रहिए हाँ और ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए हर पल। हाँ, और तो जो भी ठीक आपको है, इस देता ही, जर्नी वो में तो हेल्प मैं कर करता रहे हैं, हूँ। शायद धर्मेंद्र भाई आपको हेल्प कर रहे हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। आपको हाँ, मुझे पारुल, हेल्प करते हैं वो। पारुल जी हेल्प कर रही हैं, इन लोगों को दिल हाँ से जी, धन्यवाद दीजिए, है ना। बिल्कुल धन्यवाद चीजें देता ही अच्छी हूँ दिल होंगी, से ही। चिंता ना करें। ठीक है। हाँ जी, मैं कोई अभी ग्रैंड फूड कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। लेना भी नहीं है, अगर ठीक होना चाहते हैं तो, नहीं, गड़बड़ अभी रहना कुछ नहीं चाहते हैं ले तो रहा शुरू हूँ। कर लेंगे। कोशिश भी ना कीजिएगा, नहीं नहीं, बीच तकलीफ में और बढ़ने आपने मेरे को लगेगी। कहा था कि आप, मैं एक टाइम मिलेट ले सकता हूँ, पर मैंने मिलेट लिए भी नहीं। ना लेंगे तो बेहतर है। इनकेस मेरे को वीकनेस ज्यादा लगी और तो मैं मिलेट कुछ दिन ले वो सकता हूँ, धीरे फिर धीरे चली वापस। जाती है वीकनेस से। चलिए ठीक है, मैं वो भी मान लेता हूँ। ठीक है सर, आई थिंक हो और गया कोई है सवाल? जो। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी थैंक यू। for running the session. Heartfelt gratitude to all those who attended the session. Keep in touch, or you can share these videos for awareness and welfare of the mankind, your family member, close relatives, and for yourself. Thank you all, and we'll meet to you up soon. मैं कुछ और टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट 11th आवर्स में सुकृति जी ने कहा चलो ठीक है, आई एम ऑलवेज रेडी टू डिस्कस एनीथिंग मेडिकल और आउटसाइड वॉट एवर एनी टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए अरुण जी।